17 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। केरल प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम पलक्कड़ है। पलक्कड़ जिले का एक थाना लगता है बालियार, और बालियार थाना क्षेत्र का एक इलाका है अट्टापल्लम। इस अट्टापल्लम में 31 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम राम नारायण बघेल होता है। दरअसल वो रास्ता भटक जाता है। वहीं कुछ लेडीज, कुछ महिलाएं कुछ काम कर रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखकर चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही महिलाएं चीख रही थी, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। यहां आने के बाद उस राम नारायण बघेल से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो नाम नहीं बता पाता क्योंकि वो महिलाएं चीख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार में हुआ क्या है, क्या जवाब दूं। इस बीच में किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो। तो उसने कहा हाँ, मैं बांग्लादेशी हूं। बस इतना था। ये वीडियो बन रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। अब यहां जो महिलाएं थी, वहां जो पुरुष थे, वहां पर जो लोग थे, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा उसको पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडे जो भी हाथ में लगता है वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और उसे तब तक मारते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, वो मर जाता है। उसके बाद उसको जिला अस्पताल में लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टरों ने जो उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस को बताया कि इसके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां चोट ना पहुंचाई गई हो। हालांकि उसकी जेब में एक पर्ची निकली थी। पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ था। पुलिस के ऑफिसर मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद उस पर्ची को लेते हैं और पर्ची का जो नंबर था उसको डायल किया जाता है। तो डायल किया गया नंबर लगभग 2000 किलोमीटर दूर झारखंड प्रदेश के जिला शक्ति, और शक्ति जिला का एक गांव लगता है कहीं, वहां पर जाकर लगता है एक महिला जिसका नाम ललिता होता है, वो फोन उठाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। उसने कहा कि मैं ललिता बात कर रही हूं और यहां से बात कर रही हूं। अपने गांव का नाम बताती है। पूछा जाता है कि ये व्यक्ति है, इसकी जेब में पर्ची निकली थी, कौन है ये। तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये मेरा पति है और उसका नाम राम नारायण बघेल है, जो कि 13 दिसंबर 2025 को केरल प्रदेश के पलक्कड़ में मजदूरी के लिए, नौकरी पाने के लिए गया हुआ था। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस खुद शक पका जाती है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। इसी बीच में वीडियो जो वायरल था, वो वीडियो वायरल में लोग पूछ रहे थे कि आप बांग्लादेशी हो। वो कहता है हाँ। बस इतना कहना था और उसको पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में आगे जुट जाती है और यह पता करने की कोशिश करती है कि यह सब किसने किया। तब 5 लोगों के नाम सामने आते हैं: मुरली, प्रसाद, अनु, विपिन, आनंद। इस तरह के 5 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन ये पूरे देश भर में जहां जहां तक ये खबर फैलती है, वहां वहां तक लोग सिर्फ अफसोस कर रहे थे कि वो मजदूर था, बेकसूर था, जिसका एक 8 साल का बालक है, एक 10 साल का बालक है, माता पिता, कमाने वाला, अपना घर का इकलौता सदस्य है। वो भी मजदूरी करने के लिए निकला था। उसका कसूर क्या था? बस इतना ही तो कसूर था कि वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां जिस इलाके में था वहां की भाषा कुछ अलग होती है, और जिस इलाके में वो गया था वहां की भाषा, वहां की बोली कुछ अलग तरीके से बोली जाती है। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया। लेकिन आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में न केवल उस देश में बल्कि जहां जहां तक, जिन जिन देशों तक ये कहानी पहुंचती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि क्या उस देश के अंदर इंसान रहते हैं या फिर हैवान रहते हैं या शैतान रहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज 24। आज की बात में मैं अंकित। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश का एक जिला लगता है मेमन सिंह। मेमन सिंह का एक इलाका है भालुका। भालुका क्षेत्र में इलाका है दुबलिया पारा, और दुबलिया पारा में एक फैक्ट्री है जो कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़ा वहां पर बनाया जाता है, कपड़े तैयार किए जाते हैं। पायनियर उमम नेटवियर लिमिटेड। ये तारीख है 18 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास की। एक सुपरवाइजर होता है, नाम उसका दीपू चंद्र दास है। उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उसको उसकी फैक्ट्री के अंदर लोग अजीब तरह से देख रहे थे, घूर रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि वो लोग
उससे वो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था, दीपू, कि भैया हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, क्या गलती हो गई है, क्या बात है, इतना ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी एक आदमी आता है और उसकी तरफ गुस्से से गाली देते हुए उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और यही बात पहुंच जाती है उस फैक्ट्री के ऑफिसर तक के पास। ऑफिसर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तत्काल ही उस दीपू चंद्र दास को अपने पास बुलाते हैं, अपने कैबिन में बुलाते हैं। कैबिन में बुलाने के बाद कहते हैं कि तुम यहां बैठो, मैं लोगों से जाकर के बातचीत करके आता हूं। अब ये खबर जो थी पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुकी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब अधिकारियों को इस बात का सामना करना पड़ रहा था। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारी, अधिकारी जो भी थे, वो जिम्मेदार लोगों से, प्रबंधन से बात कर रहे थे कि आप इस फैक्ट्री में इस व्यक्ति को रख कैसे सकते हैं, ये बताइए। जब ये हमारे धर्म के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर रहा है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिख रहा है, उसके बावजूद भी ये हमारी फैक्ट्री में काम कैसे कर रहा है, हमारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद कैसे है। तब अधिकारी जो जिम्मेदार था, जिसका नाम आलमगीर हुसैन होता है, उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। वो दीपू के पास जाते हैं। दीपू के पास जाने के बाद कहता है कि दीपू, आपको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा, आपको हम फैक्ट्री से निकालेंगे, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के लोग सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वो कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया है। वो हाथ जोड़ रहा है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन गिड़गिड़ाने की ना तो उस अधिकारी पे कोई असर पड़ रहा है और ना ही फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों पर, जो वहां पर काम कर रहे थे, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हुजूम सा लगना शुरू हो जाता है। 5 बजे ये कहानी शुरू होती है और 5 बजते बजते बजने के बाद फिर रात के 8 बज जाते हैं। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि उस फैक्ट्री के बाहर लाखों की संख्या में मेमन सिंह मार्ग जो होता है, मेमन सिंह और ढाका मार्ग जो है, वहां पर हाईवे पर ये लोगों का हुजूम लग जाता है। गाड़ियां ही गाड़ियां जाम हो जाती है, लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी बीच में जो एक भीड़ थी, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वो गेट को पूरी ताकत से धक्का मारकर या किसी तरीके से तोड़ देते हैं, उस फैक्ट्री का गेट। हालांकि जो कर्मचारी होते हैं, जो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी थी, उन्होंने पब्लिक को रोकने की तमाम कोशिशें की। इस बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है कि जल्द से यहां पर, जल्द से जल्द यहां आइए। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और दीपू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दीपू को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई भी। पुलिस जब वहां से चलती है, पुलिस जाम में फंस जाती है, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। इस बीच में वो कैबिन के अंदर बैठा हुआ था, वो अपनी जिंदगी के लिए दुहाई मांग रहा था, अपने लिए रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी रहम की भीखों की उसकी आवाजें किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उसके कैबिन में जाते हैं, उसको खींचते हुए, घसीटते हुए यहां से, इस फैक्ट्री से बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद जिसका जितना मन कर रहा था उसको उतना पीट रहा था, जिसका जितना मन कर रहा था उसको घसीट रहा था। कोई उसके कपड़े फाड़ रहा था, तो कोई उस पर लठ मार रहा था, तो कोई उस पर घूंसे और लात मार रहा था, कोई उसका वीडियो बना रहा था। जो जिसका मन कर रहा था ठीक वैसे ही कर रहा था। काम करते चले जाते हैं, काम करते चले जाते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते चले जाते हैं। लोगों में बस एक ही तरह की आवाज थी कि इसने इस निंदा की है, इस निंदा यानी कि उसने पैगंबर पर गलत भद्दी टिप्पणी की है, बस इतना था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे, हुजूम लग रहा था, उसको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, और कोई उसको बेदम तरीके से मारा जाता है। इसी बीच में उसको एक पेड़ से बांध दिया जाता है, और पेड़ से बांधने के बाद उस पर कैरोसिन छिड़क दिया जाता है। जब उस पर कैरोसिन छिड़क रहे थे तो ये लोग अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोग तो तालियां बजा रहे थे और बेवजह नारेबाजी कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा है, खुशी मना रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। साथ ही वीडियो बना रहे थे, ताली पीट रहे थे, तमाशा देख रहे थे। ना उन्हें ऊपर वाले का खौफ था और ना ही उन्हें अपने देश के किसी कानून का खौफ था। और हद तो तब हो जाती है जब उसके शरीर में आग लगा दी जाती है, उसे जलने दिया जाता है। और आग लग रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे कितनी खुशी का दिन था। टीपू जो होता है वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है और पुलिस जो होती है
वहां पर पहुंच जाती है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने की कोशिश बहुत सारी की थी क्योंकि जाम में फंसे हुए थे, लेकिन तब तक काफी मात्रा में जल चुका था। पुलिस ने आकर भीड़ को किसी तरकीब से शांत किया, लेकिन शांत करने का कोई फायदा नहीं निकला। भीड़ शांत जरूर हो जाती है, लेकिन उसके शरीर को वहां से निकाला जाता है जो जली हुई हालत में था, बुरी हालत में था। उसके बाद यहां से फिर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मामला फिर, क्योंकि लोगों ने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर इसके लिए वीडियो बनाई थी, अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और एक दूसरे के मोबाइल में शेयर कर रहे थे। ये बांग्लादेश से निकलकर वीडियो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जहां जहां तक वीडियो फैल रहा था, वहां वहां तक बांग्लादेश की एक क्रूर छवि लोगों के सामने आ रही थी। भारत ही नहीं, हर जगह लोगों में उबाल फैल जाता है, लोगों में गुस्सा फैल जाता है कि एक आदमी, गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, उसके साथ इतना निर्दयी, इतना बुरा क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब बाद में पता चलती है कि उसने इस निंदा की, यानी पैगंबर पर इसने टिप्पणी की, आरएबी रैपिड एक्शन बटालियन इसके कमांडर होते हैं शमसुज्मा, उन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की। उसके जितने भी सोशल मीडिया पर हैंडल थे, जहां जहां पर अपना काम करता था, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, अन्य हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सभी को चेक किया जाता है, देखा जाता है। और देखने के बाद पता चलता है कि दीप चंद ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। अब उन्होंने अपना मीडिया में आकर बयान दिया, मीडिया में बयान दिया और कहा कि दीपू ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अब लोग करें तो करें क्या, क्योंकि वो उनके हाथ से तीर निकल चुका था, वो तो खत्म हो चुका था, मर चुका था। इसी बीच में इंडिया जो इंडस्ट्रियल पुलिस के एसपी होते हैं, मोहम्मद फरहाद हुसैन खान, कहते हैं कि काश फैक्ट्री वालों ने हमें समय पर सूचना दे दी होती। 5 बजे हंगामा चल रहा था और रात के 8 बज जाते हैं। 3 घंटे तक इस मामले को दबाए रखा जाता है। इसमें फैक्ट्री वालों की जरूर कुछ ना कुछ चाल है, इसमें जो उसके साथ कर्मचारी हैं उनकी भी चाल है। उन्होंने फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते थे। जब भारत का दबाव बढ़ने लगा, जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों से दबाव बढ़ने लगता है, तब वहां की पुलिस सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने के बाद आखिरकार पुलिस ने जो अपना काम किया, काम करने के बाद लिंकन सरकार मोहम्मद तारिक हुसैन, मानिक मियां, इरशाद अली, निजामुद्दीन, आलमगीर हुसैन, मिराज, इस तरह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इस मामले को कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति थी। लेकिन ये जो हमले थे, बढ़ रहे थे, ये लगभग 60 किलोमीटर दूर उसके परिवार को जब अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल या टीवी अखबार के माध्यम से पता चलता है उनके बेटे की किसी ने हत्या कर दी है, हत्या का कारण जब वो जानते हैं, तो वाकई उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनके माता पिता हो, उनकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, या फिर 1.5 साल का बच्चा हो जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं, उसने अपने पिता का प्यार अभी पाया भी नहीं था, वो भी शायद कभी सोचेगा, कभी जानेगा कि इस देश के अंदर इतने क्रूर टाइप के लोग रहते हैं कि उसके पिता की बेवजह हत्या कर दी गई, जबकि उनका कोई भी दोष नहीं था। और जो उस पर आरोप लगाया गया था वो आरोप सिद्ध भी नहीं होता है। इसके बाद आखिरकार असल में ये जो वजह बनी, क्योंकि इस देश में जो हिंदुओं पर हमले की बात जो बन रही है और जो हो रहे हैं हिंदुओं पर हमले, इसके पीछे मेन वजह बताई जाती है कि भारत का एक विरोधी नेता है जो वहां पर बांग्लादेश में है और जो हमेशा कट्टरपंथी वाली बातें करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और साथ ही जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री होती है शेख हसीना, उनका राजनीतिक विरोधी भी होता है। उसने हाल ही में अपने ऊपर फैलाए थे, नाम उसका शरीफ बिन हादी उस्मान होता है। दरअसल उसका वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ था और ये तारीख थी 12 दिसंबर 2025, चुनाव कर रहा था, प्रचार कर रहा था। और इसी बीच वो मस्जिद से निकल रहा था। 12 तारीख को जैसे ही मस्जिद से निकलता है, बाइक सवार 2 शूटर होते हैं जिन्होंने अपने आप को चेहरे से ढका हुआ था, नकाब लगाया हुआ था, और इसी बीच में निशाना लगाते हैं।
निशाना लगाने के बाद हादी उस्मान को गोली मार देते हैं। उसके सर में गोली लग जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरे देश में अराजकता फैल जाती है, दंगे की स्थिति हो जाती है, आगजनी लग जाती है, आगजनी हो जाती है और कई अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया जाता है। कई अखबारों के दफ्तरों के पत्रकार अंदर फंस जाते हैं, आग लगा दी जाती है। जहां देखो वहां कम से कम 4-5 शहरों की स्थिति तो बद से बदतर हो ही जाती है। जब ये स्थिति फैल जाती है, और ये स्थिति इसलिए भी फैल जाती है, इसके पीछे एक वजह और बताई जाती है कि स्थानीय मीडिया ने खबर फैलाई थी। जो शूटर होते हैं दोनों, एक का नाम फैसल करीम मसूद होता है और दूसरे का नाम आलमगीर शेख होता है, जो कि गोली मारने के बाद इंडिया भाग गए हैं, ऐसा दावा किया जाने लगता है। ऐसा पुलिस की जांच में बात सामने आने लगती, बस इतना था। इसके बाद तो फिर लोग सड़कों पर उतरने लाजमी होते। सड़कों पर उतरने के साथ साथ इंडिया के खिलाफ लोगों में एक तरह की मुहिम छिड़ जाती है और ये बांग्लादेश के अंदर उन्होंने एक आवाज लगाई कि भारत का जितना भी सामान है, उत्पाद है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध होना चाहिए, उससे कोई लेना नहीं होना चाहिए, ना ही कोई देना होना चाहिए। इस तरह की आवाज लगानी शुरू कर देते हैं। और जैसे, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। यह भी बताया जाता है कि एक दो दिन के बाद की बात है, एक लड़के के हाथ में कलावा बंधा हुआ था और उसे रोका एजेंट बताने लगे। हालांकि वो ई रिक्शा वगैरह चलाता है, उसे कहने लगे कि ये रोका एजेंट है और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर दी। हालांकि उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इसी तरह से मामला चल रहा है। भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके और भविष्य में किसी भी ऐसे दीपू जैसे लोगों के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात हो, उससे करने से पहले लोग वहां के हजार बार सोचें, ताकि, क्योंकि वो शायद बांग्लादेश ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और वाकई में ये बात सच है। जिस तरह से शायद बताया जाता है कि फरवरी 2026 में वहां पर चुनाव है और चुनाव का माहौल बनाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों की है, और इस तरह का माहौल पैदा करके कि एक साथ सबके सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस मनचाही उनकी सरकार बन सकती है। इस तरह का एक माहौल वहां तैयार किया जा रहा है और उस माहौल में वो लगभग जिस तरह की बातें चल रही हैं, शायद वो असफल भी हो जाए। लेकिन जो भी हो रहा है उसमें आम लोगों के साथ जो होता है वो बाकी गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।